आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के कुछ 50 एक एमसीक्यूज है वो हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। टेस्ट डिस्कशन है हमारी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के हम लोगों ने 50 एक एमसीक्यूज की डिस्कशन करनी है। तो जो पहला एमसीक्यू आपके पास आता है वो आता है, आपके पास जो पीडीएफ है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से पीडीएफ निकाल सकते हैं, आप टेस्ट ले सकते हैं वहां से। Nice. तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के अंदर पहला एमसीक्यू आता है द इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज। सबसे पहले इनटेक हम लोग कहते हैं क्या है, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। अब इस एंडोसाइटोसिस की दो टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स होती हैं? दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप होती है फैगोसाइटोसिस, यानी कि इनटेक ऑफ फूड या सॉलिड मटेरियल, और होती है एक पिनोसाइटोसिस दैट इज लिक्विड मटेरियल। तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं पिनोसाइटोसिस दैट इज ऑफ लिक्विड। तो हम लोग यहां पर आसानी ये कह सकते हैं कि यहां पर द इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल के अंदर जो आपका बीटा ऑप्शन है वो पिनोसाइटोसिस को रिप्रेजेंट करे। Okay. अल्फा ऑप्शन फैगोसाइटोसिस दैट इज ऑफ सॉलिड इनटेक। तीसरा ऑप्शन एंडोसाइटोसिस है, पर जब हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन पिनोसाइटोसिस मौजूद है तो हम लोग एंडोसाइटोसिस को टिक नहीं करेंगे। चौथा तो एक्सट्रीमली रॉन्ग है एक्सोसाइटोसिस। एक बात याद रखिएगा कि एमसीक्यूज के अंदर आपके पास जो चीज पूछी जाती है वो बेस्ट आंसर पूछा जाता है, करेक्ट आंसर नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट पोर्शन आता है वो आता है व्हिच सब्सटेंस ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द मैकेनिकल स्टेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की जो मैकेनिकल स्टेबिलिटी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो आपका फॉस्फोलिपिड प्ले करता है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, उसकी हाइड्रोफोबिक नेचर होती है, हाइड्रोफिलिक नेचर होती है, जो कि पोलर मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने के लिए रोक देती है, जो कि आपकी एंट्री और एग्जिट को रोकती है। और सेमी परमिएबिलिटी की जो प्रॉपर्टी होती है सेल मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा लेमा की, वो कौन देता है? फॉस्फोलिपिड्स देते हैं। तो बीटा ऑप्शन विल बी करेक्ट। थर्ड एमसीक्यू है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टेट्स दैट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लोट इन फ्लूइड लाइक आइसबर्ग्स। सबसे पहले तो इसके अंदर आपको अक्सर लग रहा होगा कि आइसबर्ग इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन आपको आइसबर्ग का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। तो आपने जरा गौर करना है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टेट्स दैट, वो स्टेट करता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो क्या स्टेट करता है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लोट इन फ्लूइड लाइक डैश लेयर। वो पूछ रहे हैं कौन सी लेयर की तरह। तो हम लोग यहाँ पर मैयर करेंगे, सॉरी आंसर मार्क करेंगे फॉस्फोलिपिड का, कि फॉस्फोलिपिड लेयर के अंदर वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स फ्लोट कर रहे होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? फ्लोट इन फ्लूइड है, इन फ्लूइड। ठीक हो गया। चौथा एमसीक्यू आपके पास टेकिंग इन ऑफ सॉलिड पार्टिकल बाय सेल इज कॉल्ड। हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं पहले एमसीक्यू के अंदर कि एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस लिक्विड का कहते हैं, और को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन भी द करेक्ट ऑप्शन। पांचवा एमसीक्यू आपके पास कहते हैं सेल्फ ईटिंग एबिलिटी ऑफ लाइसोसोम्स इज कॉल्ड। सेल्फ ईटिंग एबिलिटी लाइसोसोम्स की तो हम लोग इसे ऑटोफेगी का नाम देते हैं। तो बीटा ऑप्शन विल बी करेक्ट। फैगोसाइटोसिस अल्फा ऑप्शन है, हम लोग पढ़ चुके हैं। बीटा ऑप्शन ऑटोफेगी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। पिनोसाइटोसिस, ये रहा आपका पिनोसाइटोसिस इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल। डेल्टा एक्सोसाइटोसिस है, वो भी रॉन्ग है, हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्सोसाइटोसिस इज द एग्जिट ऑफ मटेरियल्स। छठा एमसीक्यू आपके पास आ जाता है पैसिव प्रोसेसेस फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल सरफेस मेम्ब्रेन्स आर। पैसिव प्रोसेस की अगर आप बात करें तो डिफ्यूजन होती है। डिफ्यूजन आपके पास एक ऑप्शन है दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ओके, इसको हम लोग थोड़ा सा रखते हैं, सबर रखते हैं। डिफ्यूजन एंड एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस याद रखिएगा एनर्जी टेकिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है पिनोसाइटोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पिनोसाइटोसिस आपके पास वंस अगेन एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस आ गया। ऑस्मोसिस एंड फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस भी नहीं होता। तो हम लोग कह सकते हैं पैसिव प्रोसेसेस फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल सरफेस मेम्ब्रेन, आपके पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस होती है। अरे कहना क्या चाहते हो? नेक्स्ट आ जाता है आपके पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन का है कि प्रोटीन लेयर्स आर स्कैटर्ड हैविंग स्कैटर्ड फॉस्फोलिपिड्स। नहीं, प्रोटीन लेयर नहीं होती, फॉस्फोलिपिड लेयर होती है जिसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स स्कैटर्ड हुए होते हैं। बीटा कहता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इज इनक्लोज्ड इन प्रोटीन लेयर। नहीं, वो स्कैटर्ड हुए होते हैं। चार्ली कहता है कार्बोहाइड्रेट चेन्स आर अटैच्ड विद फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। यस, वो अटैच होते हैं, किस तरह ग्लाइकोलिपिड बना रहे होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन। अगर जो कार्बोहाइड्रेट है वो फॉस्फोलिपिड के साथ अटैच हो जाए तो हम लोग इसे क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं दैट इज ग्लाइकोलिपिड। और अगर तो वो प्रोटीन के साथ अटैच हो जाए तो हम लोग इसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन का नेम देते हैं।
डेल्टा ऑप्शन आता है इन व्हिच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव अबाउट इन फ्लूइड बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। तो यस, वहां पर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्री टू मूव नहीं होते, वैसे एम्बेडेड होते हैं। तो हम लोग चार्ली ऑप्शन को टिक करेंगे, दैट इज कार्बोहाइड्रेट चेन्स आर अटैच्ड विद फॉस्फोलिपिड बाय लेयर। 8th MCQ आ जाता है सेल परमिएबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन डिपेंड अपॉन इट्स डैश कंपोनेंट। जो सेल की परमिएबिलिटी है और उसकी ट्रांसपोर्ट है वो डिपेंड किन किन बातों के ऊपर करती है। तो जो परमिएबिलिटी और ट्रांसपोर्ट है वो डिपेंड करती है मेजरली कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। किसके ऊपर? कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। क्यों? फॉस्फोलिपिड के ऊपर। आपकी जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है वो परमेबल होती है स्मॉल आयंस और मॉलिक्यूल्स को, और लार्ज आयंस और पोलर मॉलिक्यूल्स को ये ओमिट बैक कर देती है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू आ जाता है 9th MCQ। अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन व्हिच जोन इज एम्बेडेड इनसाइड। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के तहत जो जोन एम्बेडेड इनसाइड है वो प्रोटीन्स है। और अच्छा, एम्बेडेड इनसाइड के अंदर हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। हाइड्रोफोबिक पार्ट्स फेस ईच अदर और वो टेल्स होती हैं और वो एम्बेडेड होती हैं इनसाइड। 10th MCQ कहते हैं when plant cell receive a signal for death it commits suicide by rupturing। अब प्लांट सेल्स के पास जो है लाइसोसोम्स होते नहीं है तो वो टोनोप्लास्ट को बर्स्ट कर देती है। टोनोप्लास्ट सेल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स अपने एंजाइम से रिलीज आउट करते हैं और उस एंजाइम्स के रिलीज आउट होने की वजह से सेल बर्स्ट कर जाता है। नेक्स्ट MCQ आपके पास आ जाता है द कोलाइडल मिक्सचर ऑफ आयंस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड। जो आपके पास कोलाइडल मिक्सचर ऑफ आयंस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाता है? तो वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये मिक्सचर ऑफ आयंस जिस तरह साइटोप्लाज्म के अंदर होता है इसी तरह न्यूक्लियोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस के अंदर। पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन इज अ स्पेशल और डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ सेल वॉल। पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन की बात की जाए तो वो बैक्टीरिया के अंदर होता है। फंजाई की बात की जाए तो काइटिन होता है। प्लांट्स के अंदर बात की जाए तो सेलुलोज होता है। ह्यूमंस या एनिमल सेल की बात की जाए तो उसके अंदर होती ही नहीं है। 13th MCQ आ जाता है डीएनए मॉलिक्यूल इन प्रोकैरियोट्स। डीएनए मॉलिक्यूल अगर प्रोकैरियोट्स के अंदर होगा तो वो किस तरह होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, सर्कुलर डीएनए होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कौन सा आंसर मार्क करेंगे? सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता तो हम लोग डेल्टा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। लीनियर डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल सर्कुलर भी होता है तो डबल सर्कुलर मॉलिक्यूल, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन, अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 14th MCQ आपके पास आ जाते हैं। 14th MCQ कहते हैं स्ट्रक्चर फॉर्म बाय इमेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। यानी कि वो इमेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी इन्वॉल्व होता है, वो सेल डिवीजन के अंदर भी इन्वॉल्व होता है और डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी इन्वॉल्व होता है तो वो फ्रैग्मोप्लास्ट होता है। लाइसोसोम की बात की जाए तो वो प्रेजेंट ही नहीं होता। मेसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस होते हैं। गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट नहीं होती और डेल्टा प्रेजेंट होता है। व्हिच वन इज कॉमन बिटवीन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल? तो राइबोसोम कॉमन होता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर 70S और यूकैरियोटिक के अंदर 80S होता है। 16th MCQ आ जाते हैं तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो तमाम चीजें होती हैं जो एक सेल या एक बैक्टीरिया के अंदर होती हैं और आपके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो हम लोग इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे। डेल्टा प्रोटीन्स भी होती है, राइबोसोम्स भी होते हैं और स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी होता है। 17th MCQ के ऊपर आ जाए तो वो कहता है प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो हम लोग कहते हैं कि आपको पता है कि स्मॉल वैक्यूल जो वो एनिमल सेल की कैरेक्टरिस्टिक होती है और जो प्लांट सेल है उसके अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। Which of these is solely present in plant cell only? तो प्लांट सेल ओनली के अंदर आपके पास जो है वो नहीं पेरोक्सिज्म्स प्रेजेंट होते हैं। दोनों के अंदर स्पोर्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, साइटोस्केलेटन भी। सेंट्रल वैक्यूल जो है वो सोली प्लांट सेल की एक कैरेक्टर है और वो प्लांट सेल की ही कैरेक्टर रहती है। 19th MCQ आते हैं द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग द वैक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट का नेम देते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। 19th MCQ आपके पास आ जाता है द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग वैक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म। तो वैक्यूल को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करने वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। 20th के ऊपर आ जाती है व्हिच ऑर्गेनेल इज बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स। तो दो मेम्ब्रेन से बाउंड होने वाली ऑर्गेनेल आपके पास तीन ही होती है बेसिकली, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का ऑप्शन मौजूद है। न्यूक्लियोलस नहीं होता, न्यूक्लियस होता है। Functionally, mesosomes can be compared with mitochondria। मैं आपको बता चुका हूँ। Which organelle is required for aerobic respiration? तो aerobic respiration के लिए आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया का होना जरूरी है। aerobic respiration नहीं तो हम लोग भी anaerobic respiration कर रहे थे। 23 the finger like enfoldings which are formed by inner membrane of mitochondria। जो finger like projection होती है inner membrane of mitochondria उसको हम लोग क्रिस्टा का नेम देते हैं। क्या नेम देते हैं? क्रिस्टा का।
नेक्स्ट आ जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। इस पावर हाउस ऑफ सेल जो है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आराम से हम लोग देख सकते हैं। 25th एमसीक्यू आता है राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइजेशन। जो आरआरएनए होता है वो न्यूक्लियोलस के अंदर सिंथेसाइज होता है। स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स भी न्यूक्लियोलस के अंदर सिंथेसाइज हो रहे होते हैं। तो न्यूक्लियोलस यानी अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट। द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल बट एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, यानी यूकैरियोटिक सेल के अंदर वो प्रेजेंट और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट है। तो न्यूक्लियस अल्फा ऑप्शन है, वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। नेक्स्ट आ जाता है 27th एमसीक्यू, द स्ट्रक्चर वो डिसअपीयर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज। तो जो स्ट्रक्चर डिसअपीयर हो जाता है वो आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं? वैक्यूल, लाइसोसोम, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियोलस होता नहीं है, न्यूक्लियस ही नहीं रहता, तो न्यूक्लियोलस किधर से आएगा? 28th एमसीक्यू, एक्सेप्ट ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन न्यूक्लियस हैज द क्रोमोसोम्स इन लूजली कॉइल्ड स्टैटिक नोन एज। स्टैटिक फॉर्म होती है क्रोमोसोम्स की, हम लोग कहते हैं कि जब सेल डिवीजन नहीं हो रही होती तो क्रोमोसोम एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन का ऑप्शन आपके पास डेल्टा है। 29th एमसीक्यू, व्हाट इज ट्रू अबाउट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अल्फा ऑप्शन सही होता है। इन्वॉल्वड इन द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस, इंपल्सेस को भी ट्रांसमिट कर रहा होता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर आरईआर होता है आपके पास। चार्ली ऑप्शन है रिमूवल ऑफ स्टोरेज एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, गोल्जी अपरेटस होता है आपके पास। इन्वॉल्वड इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, लाइसोसोम्स होते हैं आपके पास। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। The cistern break up into vesicles and from dash and dash of Golgi complex। तो आपका जो dash and dash है उसके अंदर concave और maturing phase होता है, concave and maturing phase। डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट। Which cell organelle is responsible for cell secretion? तो Golgi apparatus होती है। क्लोरोप्लास्ट आपके पास सनलाइट सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करने के अंदर एटीपी के अंदर। राइबोसोम्स आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास पावर हाउस ऑफ सेल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली आर इन्वॉल्वड इन द सिंथेसिस ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल को सिंथेसाइज करने में कौन कौन सी जो चीजें हैं वो किरदार अदा करी होती है? तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स आपके पास, इसका फेडरल के अंदर लाइन भी लिखी हुई है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्वड इन द सिंथेसिस ऑफ प्लांट सेल वॉल। अगर आपको रेफरेंस चाहिए किसी भी एमसीक्यू का, अगर आपको रेफरेंस चाहिए होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको रेफरेंस भी दे दूंगा कि किस बुक के अंदर कौन सी लाइन है, कौन सा टॉपिक है, आपको वो सब कुछ मिल जाएगा। पीडीबी, फेडरल, केपीके, व्हाटसोएवर। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है व्हिच ऑर्गेनेली वुड बी मोर अबंडेंट इन अ सेक्रेटरी सेल देन नॉन सेक्रेटरी सेल। हमें पता है कि सेक्रेशन का जो काम है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का होता है, लिहाजा जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा होगा एक सेक्रेटरी सेल के अंदर देन अ नॉन सेक्रेटरी सेल। 34 व्हेन एंड हु डिस्कवर्ड गोल्जी अपरेटस। तो गोल्जी अपरेटस को डिस्कवर करने वाला कैमिलो गोल्जी था 1898 के अंदर, उसने डिस्कवर किया था, बीटा ऑप्शन। 35 एमसीक्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट पोजेस गोल्जी अपरेटस। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर गोल्जी अपरेटस नहीं होता, बाकी एनिमल सेल की बात की जाए, प्लांट सेल की बात की जाए, फंगल सेल की बात की जाए, उनके अंदर प्रेजेंट हो सकता है। These structures are involved in the breakdown of old organelles। All organelles के breakdown के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं? तो lysosomes ही इन्वॉल्व होते हैं जो कि old structures को break down कर रहे होते हैं। The digestive vacuoles and autophagosomes are also known as, यानी जो digestive vacuoles होते हैं, autophagosomes होते हैं, उनको हम लोग secondary lysosomes का भी नेम देते हैं, या secondary lysosomes। क्यों? क्योंकि वो जब फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं lysosomes, तो उन्हें हम लोग secondary lysosomes का नेम दे रहे होते हैं। 38 एमसीक्यू पर आ जाए, डैश आर स्फेरिकल सैक्स सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन एंड कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो हमारे पास जो स्फेरिकल सैक्स सराउंडेड बाय सिंगल सेल मेम्ब्रेन एंजाइम जो कंटेन करते हैं वो लाइसोसोम्स ही होते हैं, लाइसोसोम्स के अलावा और कुछ नहीं होता। ठीक हो गया। 39 एमसीक्यू के ऊपर इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ फूड इज डन बाय व्हिच। इंट्रासेलुलर डाइजेशन लाइसोसोम का काम है और किसी का काम नहीं है। वो स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के ऊपर कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली, यस दे कैन लिव इंडिपेंडेंटली, अल्फा ऑप्शन इज रॉन्ग। बीटा कहता है 70th राइबोसोम इज अटैच्ड विद द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इसको होल्ड के ऊपर रखते हैं। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स, रॉन्ग। डेल्टा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेम इन ऑल सेल्स, नो दैट इज रॉन्ग। हमारे एनिमल सेल के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है, क्लोरोप्लास्ट होता ही है, तो ये स्टेटमेंट वैसे ही रॉन्ग हो जाती है। तो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी 70th राइबोसोम उनके अंदर मौजूद होता है। 41 के ऊपर आ जाते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल। तो अल्फा ऑप्शन के अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया कहता है, रॉन्ग हो जाता है। बीटा ऑप्शन के अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया डाल देता है, रॉन्ग हो जाता है। चार्ली ऑप्शन के अंदर गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल एट सिंगल मेम्ब्रेनस, चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। डेल्टा के अंदर भी उसने माइटोकॉन्ड्रिया डाला हुआ है। 42 के ऊपर ग्लाइकोजन लिपिड ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट डैश ऑफ द सेल। तो ग्लाइकोजन लिपिड ड्रॉपलेट्स हो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल इंक्लूजन्स बना देते हैं, यानी कि वो जो सेल के अंदर चीजें पड़ी होती हैं वो सारी बना देते हैं। 43rd एमसीक्यू, राइबोसोम्स प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स आर। तो राइबोसोम जो प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो 70s के होते हैं। ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड टू मैसेंजर आरएनए। जो राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होते हैं वो पॉलीसम। रुको जरा, सब्र करो।
कहलाते हैं। देखो एक अगर राइबोसोम होगा तो हमारे पास लेट से मेरे पास एक राइबोसोम है, मैं इसकी डायग्राम ड्रॉ करना पसंद करूंगा। देखो भैया गौर से देखना है, अगर तो मेरे पास ये इस तरह से एक मैसेंजर आरएनए और उसके बाद इस तरह से राइबोसोम अटैच्ड है, ये एक राइबोसोम, ये दूसरा राइबोसोम, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट, तो इस तरह से अगर अटैच होंगे मेरे पास तो मैं कहूंगा कि ये मेरे पास एक पॉलीसोमर टाइप बना हुआ है। और यहाँ पर ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड टू अ सिंगल मैसेंजर आरएनए, दिस इज नोन एज पॉलीसोम। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू आ जाता है 45th, दैट इज यस, which of the following organelle consists of two subunits? तो राइबोसोम के दो सबयूनिट्स होते हैं। राइबोसोम्स आर मेड ऑफ डैश एंड डैश, तो आरएनए एंड प्रोटीन्स, इनकी रेशियो भी 1:1 होती है। इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए होते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन होते हैं। The cytoplasmic organelle commonly found both in prokaryotes and eukaryotes. So prokaryotes और eukaryotes दोनों के अंदर फॉर्म होता है हमारे पास, prokaryotes and eukaryotes दोनों के अंदर। The cytoplasmic organelle commonly found in both prokaryotes and eukaryotes. तो राइबोसोम दोनों के अंदर फाउंड होता है, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। 70s size ribosomes are found in the cells of, तो 70s ribosomes बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल और प्लांट सेल के अंदर 80s होता है। सेकेंड लास्ट एमसीक्यू आते हैं, विद इन द न्यूक्लियस डैश आर मेड बाय द न्यूक्लियोलस, तो राइबोसोम्स यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, मैसेंजर आरएनए नहीं होगा, राइबोसोमल आरएनए हमारे पास न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्वड इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, तो लिपिड्स की सिंथेसिस कौन सा सेल स्ट्रक्चर्स करा रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर इन्वॉल्वड इन द लिपिड सिंथेसिस, अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट। ये थी हमारी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की डिस्कशन। अभी भी अगर आपका कोई एमसीक्यू, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी अगली डिस्कशन तक के लिए अल्लाह हाफिज। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।